वो इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया और बाद में फिर राज्य स्तरीय SWSM के द्वारा 29/9/2023, 7/12/2023 में अनुमोदन के पश्चात 6/2/2023 को इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन सिस्टम के 4 निर्माता इकाइयाँ और 22/2/2024 को इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर सिस्टम के 4 निर्माता इकाइयों को कार्यादेश दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने जो गंभीर विषय उठाया है, लगातार हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का काम हो, लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और जहां पर भी अनियमितता और गड़बड़ी मिल रही है उस पर कार्यवाहियां कर रहे हैं। अभी 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, 4 को निलंबित किया है। कुछ जो ठेकेदार जिनके काम में बहुत विलंब हुआ है उन पर भी कार्यवाहियां प्रस्तावित है और विभाग अपने कामों को दुरुस्त करने के लिए लगातार लगा हुआ है। 188 हैंडपंप टेक्नीशियनों की भर्ती इस बीच हमने की है, तो लगातार हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना विस्तृत जवाब आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई शंका बाकी है? हाँ, बहुत बाकी है। अरे प्रश्न लगने के बाद में 6 को अभी आपने सस्पेंड किया, उसके पहले 3 को आपने सस्पेंड किया था, 9 तो हो गया है और इसके हाँ निलंबित मतलब सस्पेंड किया था, टर्मिनेट नहीं किया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो खरीदने के लिए इलेक्ट्रोक्लोरिनेटर जो अनुबंध किया गया और जो बार बार उसमें बदली की गई, इसको आपने स्वीकार किया है। पहले ISI मार्का का उन्होंने कहा कि आप खरीद लीजिए, खरीदने के बाद में लगा दिए, लगाने के बाद में 6 लोगों को आपने उसमें सूचीबद्ध किया गया है। जब आपने सूचीबद्ध किया और सूचीबद्ध करने के बाद में फिर उसके हिसाब से खरीदी हुई, तो बाद में इसको निरस्त क्यों करना पड़ा है? तो बाद में निरस्त करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि अधिकारी के क्या कंट्रोल में नहीं थे, या अधिकारी जानबूझ करके इसको उलझाना चाह रहे थे, और उलझाना चाह रहे थे तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध में खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये इलेक्ट्रॉनिक मूल प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी है। चलिए पहले प्रश्न तो आ जाए, जवाब आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन का काम जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पर होता है। क्लोरिनेटर के लिए SOR में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और उस स्पेसिफिकेशन के अनुरूप जो लगाए गए क्लोरिनेटर है वो नहीं पाए गए और इसलिए उनका इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया, नया इम्पेनलमेंट किया गया है। और इस पूरी योजना में खरीदी जो सामग्री की है वो ठेकेदार के माध्यम से होता है। हमारी जो एजेंसियां हैं वो जांच करती हैं और उसके आधार पर ये कार्यवाहियां होती है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जहां पर भी गड़बड़ी पाई जाएगी कठोर कार्यवाही होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कठोर कार्रवाई तब करेंगे जब जांच होगी। आपने निर्धारित किया एजेंसी को, ये 4 जगह से आप खरीदी करेंगे, आपने रेट तय कर दिया, तय करने के बाद में आखिर बदलना क्यों पड़ा? बात तो यही है ना। और जब बदलना पड़ा है तो उसमें जांच की बात आ रही है, उसकी जांच क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? मैंने वही स्पष्ट रूप से कहा है कि जांच के बाद जब पाई गई को SOR में जो मापदंड दिए गए हैं उस मापदंड के अनुरूप वो क्लोरिनेटर नहीं थे, इसलिए उनका इम्पेनलमेंट निरस्त किया गया है। और अब सुनिश्चित करेंगे कि जो SOR का मापदंड है उसके अनुरूप क्लोरिनेटर लगे। चलिए, आखिरी प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न 2-3 खंड में है, वो मैं का पूछ लेता हूं। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक है पूरक प्रश्न कि ब में जो दिया है, इन कंपनियों संस्थाओं को 1972.98 लाख राशि का कार्य मिशन अंतर्गत दिया गया था और 809.827 लाख राशि का भुगतान किया गया और भुगतान करने के बाद में आपने उसमें से 79 को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो जो रिजेक्ट किया और ये जो राशि दी गई है
और राशि देने के बाद में आज उसकी अद्यतन क्या स्थिति है कि उन लोगों से जो राशि दी गई है उस राशि की आप वसूली किए हैं, उनके ऊपर में आप FIR कराए हैं, उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किए हैं, या उसमें क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि सामग्री का क्रय विभाग से सीधे भुगतान नहीं होता है, जल जीवन मिशन से भुगतान नहीं होता है, सामग्री का भुगतान ठेकेदार करता है। हमने इम्पेनलमेंट निरस्त किया है और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि SOR का जो मापदंड है उसके अनुरूप जो भी सामग्री लगना है वो लगे। चलिए खत्म करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ठेकेदार की बात आ रही है, मैं अपने विधानसभा में कोई स्पेसिफिक प्रश्न कर लीजिए। 2 ब्लॉक है, बस विधानसभा पूछ लो। और 2 ब्लॉक में मैं उसका पूरा जो समीक्षा किया, सरपंच भी उपस्थित थे, सचिव भी थे जो गांव में जानकारी दे रहे थे, और आपके अधिकारी कहाँ होते खबर, चिल्ला चिल्ला के बताना। आधा अधूरा शुरू हुआ है, 90 जगह में सप्लाई शुरू नहीं हुआ है, इसको अधिकारी ने स्वीकार किया है, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ में कोई कार्रवाई अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। इसमें आप ठेकेदार को ला रहे हैं कि ठेकेदार उसमें मापदंड के अनुसार से जो है, अरे आपके अधिकारी ने उसको जो भुगतान किया है, ठेकेदार ने उसको भुगतान नहीं किया है, और अधिकारी ने जब भुगतान किया है और उसके बाद में आपने उसको निरस्त किया, तो पैसा जो उनके पास में है उसकी वसूली विभाग करेगी कि नहीं करेगी? और यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि आपके अधिकारी के मिली भगत है, और नहीं तो उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये कारण आप स्पष्ट करें ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जो सामग्री सप्लाई होती है, जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो ठेकेदार और निर्माता इकाई जो पंजीकृत है उससे वो खरीदते हैं। और जो माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की बात कही कि अनेक स्थानों पर पानी नहीं आ रहा है, हम उसकी जांच भी करने वाले हैं, और जहां पर पानी नहीं आ रही है उसकी क्या दिक्कत है, क्यों जल नहीं आ रहा है नलों में, ये हमारे ध्यान में है और इसके लिए हम पूरा सख्ती से काम कर रहे हैं। चलिए, आपके पूरे विधानसभा की जांच करा लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पूरा मंत्री जी ने कह दिया, आदरणीय आप लिख के दे दीजिए, पूरी जांच हो जाएगी। मैं तो केवल मंत्री जी से इतना आग्रह करना चाहता ये हूँ बोल दिए ना कि बार बार जो गड़बड़ियां आई है वो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, कर लिए और चलिए। स्वीकार करने के बाद में 20 आप नंबर कोई नंबर कमेटी प्रश्न बना साहब, करके एक नंबर खोल कर आग दिए, हमारे 20 नंबर आप आपने नहीं कोई करा। कमेटी बना करके उसकी जांच करा दीजिए। ये बड़ा मामला है, प्रदेश का मामला है, एक अवरोध विधानसभा का लगे मामला 20 नंबर नहीं में, है, इससे और और करोड़ों रुपया का मामला है। तो करोड़ों रुपया का मामला है, इसमें आप कोई कमेटी बना करके उसकी जांच करा दीजिए। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पूरा कवासी प्रश्न- लकमा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है और मैं इसी में अध्यक्ष, बस मेरे को एक सवाल का जवाब आगे दीजिए आएगा अध्यक्ष तो महोदय जी। देखेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा नंबर नहीं आएगा, ये तो बढ़ गए हम। क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय जी मेरा आपकी क्वेश्चन, आज्ञा हो तो माननीय मंत्री जी, इसलिए मैं अभी पूछ रही हूँ। ये जब जल जीवन मिशन इस प्रदेश में लॉन्च हुआ तो आपकी सरकार थी इधर, ये जो अभी बोल रहे हैं, और बंगले में कितना कैसे कैसे लेन देन हुआ था, करोड़ों रुपये का, कहाँ कहाँ के गधे गंवार लोग ठेकेदार बन के सब गए हैं इसमें, आदरणीय अध्यक्ष और महोदय उनके जी, कारण ही पूरा जल जीवन मिशन कोलैप्स पोजीशन में है। आप सिर्फ बिलासपुर की बात नहीं कह रहा हूँ, इस सदन में बैठे हुए 90 विधानसभा क्षेत्र में ये योजना दम तोड़ रही है। उसमें दम देने का काम आपसे निवेदन है कि आप करिए। करोड़ों रुपए की लागत है, अगर उसमें थोड़ा और पैसा दे करके उसको लागू हो जाए तो गांव-गांव में हम लोग जाते हैं, दौरे में बोलते हैं, सुझाव अच्छा है आपका। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। आदरणीय इतना बड़ा अध्यक्ष बड़ा जल महोदय जीवन जी। मिशन आप सरकार की तरफ से संज्ञान लीजिए, चलिए। इसमें भयंकर आदरणीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार महोदय जी। हो चुका है। हो गया। पिछली राम जी। सरकार में जल जीवन मिशन में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ था, उसके कारण कई लोग, मंत्री का भी पावर कम करना पड़ा और दुनिया भर की बातें हुई हैं। तो आप बोलिए, आप यहाँ डिफेंस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका मामला नहीं है। आपको आगामी दिनों में जनता को जल देने का काम करना है, वो आप करने के लिए सदन को आश्वस्त करिए और हर विधानसभा के योजनाओं को रिव्यू करिए। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य के भावनाओं से मैं सहमत हूं। बहुत अच्छा।
और निश्चित रूप से उनके भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। चलिए संगीता जी, आखिरी एक प्रश्न। आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप जी, एक मैंने भी जल जीवन मिशन में जानकारी चाहिए थी और उसका आ गया है जानकारी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे संज्ञान में जो आया है, इन्होंने दिया है मंत्री जी ने, तो इसमें अध्यक्ष महोदय जी कई कार्य ऐसे हैं जो अभी अपूर्ण है, कहीं टेस्टिंग होके छोड़ दिया गया है, कहीं पे कार्य चालू ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे शुरू से लेके नीचे तक अध्यक्ष महोदय पूरा पूर्ण लिखाया हुआ है। अक्कलवारा मेरा गांव है अध्यक्ष महोदय जी, गुरूर ब्लॉक में। अक्कलवारा में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है और इसमें लिखा हुआ है पूर्ण। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मंत्री जी ये बताएं कि पूर्णता की परिभाषा क्या होता है। आप पूर्ण किसको बोलते हैं? आप मेरे को बस परिभाषा चाहिए आपसे। अमृतकाल मिशन है दादा हो। हाँ, ये 8 महीने का अमृतकाल ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कई एक गांव ऐसा है वहां सिर्फ 15 दिन चालू हुआ है नल, उसके बाद बंद कर दिया गया। खर्रा गांव का है अध्यक्ष महोदय जी। साथ में बगदई में टेस्टिंग हुआ है, उसके बाद कार्य बंद कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे विधानसभा मेरे पूरे आपको लिस्ट भी दे दूंगी जहां पे सिर्फ 15 दिन चला है, वहां बंद कर दिया गया है। आप लिस्ट दे जहां पे आप लिस्ट दे दीजिए जी, आप लिस्ट दे दीजिए, बताइए जी। तो आप बस मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्द उसे पूर्णता और पूर्णता का परिभाषा कर दे पूर्ण कब करेंगे बता दीजिए। का अर्थ बता दीजिए। देखिए, पूर्णता का जैसे मैंने चलिए। अपनी सरकार की मंशा पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बहुत स्पष्ट किया है। जब से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जल जीवन मिशन के काम को व्यवस्थित करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और जो योजना का उद्देश्य है उसको पूरा करने में पूरी ताकत से लगे हैं और निश्चित रूप से उसके अनुरूप वो काम होगा। ठीक है, कवासी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पॉइंटेड प्रश्न पूछा है कि पूर्णता का मतलब क्या है, और दूसरा 2 गांव का उन्होंने अक्कलवारा और एक और गांव का नाम बताया है कि वो 15 दिन चला, उसके बाद बंद है बगदई में। बगदई का, तो ये शुरू होगा कि नहीं तो होगा? दोनों गांव का दिखा लीजिए, है ना। और पूर्णता का परिभाषा चाहिए। आपकी बारी आती तो आपका पूरा जवाब देता, और आपके जो अध्यक्ष महोदय जी, ये छत्तीसगढ़ का मामला है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में ये चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके जो प्रश्न है वो मुझे बता देंगे, मैं परीक्षा करा लूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, कवासी जी, अभी जो अध्यक्ष महोदय जी, बस एक लाइन अध्यक्ष महोदय जी, जो अभी रिपेयरिंग का कार्य हुआ है उसमें सिर्फ 1 से 2 इंच ही कंक्रीट हुआ है जो बरसात में उखड़ गया है। कृपा करके उसमें गुणवत्ता लाइए, कवासी जी खड़े ये निवेदन करती हूँ। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पहला बस्तर संभाग में सेतु विभाग के कितना पुल स्वीकृत थे और कितना अधूरा है कुछ लिख के दिया है, और जानना चाहता हूँ कि और थोड़ा सा बता के देखना कितना स्वीकृत है और कितना पूर्ण है, कितना अपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने पूछा है कि 2020 से मार्च 2024 तक बस्तर संभाग में सेतु परिक्षेत्र रायपुर के अंतर्गत कुल कितने सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। इसकी संख्या है 95। बस्तर जिले में 7, दंतेवाड़ा जिले में 3, बीजापुर जिले में 9, सुकमा जिले में 11, कोंडागांव जिले में 19, नारायणपुर जिले में 9, कांकेर जिले में 37। इस प्रकार कुल 95 सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत है 768.98 करोड़ रुपए की। इन 95 कार्यों में राज्य योजना मद से 19 कार्य हैं, CGRIDCL से 36 कार्य, RCP LWE योजना के अंतर्गत 40 कार्य। इन 95 कार्यों की स्थिति इस प्रकार है। इन 95 कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हो गए हैं, 45 कार्य प्रगतिरत हैं, 5 कार्यों का अनुबंध निरस्त कर दी गई है और पुनः निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। निविदा की प्रक्रिया में 25 कार्य हैं
एक काम जमीन की अनुपलब्धता के कारण निरस्त किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के जिले का विषय है, इनके जिले में, माननीय सदस्य के जिले में 11 सेतु निर्माण के कार्य स्वीकृत हैं। एक काम पूर्ण हो गया है, 3 कार्य प्रगतिरत है, एक निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया में है, 5 काम धीमी गति होने के कारण निविदा निरस्त की गई है और पुनः निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। एक कार्य निरस्त किया गया है जमीन की अनुपलब्धता होने के कारण। अध्यक्ष जी, एक काम सुकमा जिला में जमीन के कारण निरस्त है, वो कौन सा काम का नाम बताएं। आपके जवाब में देखा कैसे खोजे ब्लॉक थे। नहीं, वो डोंडरा के बारे में पूछना चाह रहे होंगे। डोंडरा में जो आप चला रहे थे, ये लगा थे बस्तर तय कर दिया, कैसे खोजवा तेला। डोंडरा में जो चल रहा था उसके बारे में देखा 10 मिनट खोजे लगा थे। अपना तो मीटिंग चले जाते हो, समीक्षा में आपको बुलाते नहीं है। ये काम है कलेक्टर ऑफिस का। आपके नेतृत्व में पूरा हमारा उड़ीसा और आंध्रा पूरा पुलिया से जोड़ दिया अपन लोग। और अब ये हालत है कि माननीय जब से कहते हैं वहां पर विधायक और मंत्री के रूप में डाले, और उस क्षेत्र में किस तरीके से और नहीं पाएगा बाबा होगा वो धोती लगी साहब है। जिला सुकमा के सुकमा से मलकानगिरी मार्ग में किलोमीटर 3/4 पावा रास नाला सबरी रिवर बैंक वाटर पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण काम, ये काम जमीन की अनुपलब्धता के कारण ये निरस्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जानने चाह रहा था, कलेक्टर ऑफिस सुकमा से शहर से कलेक्टर ऑफिस पावरास में है, वहाँ जिला ये क्या नाम हॉस्पिटल उधर है, और तुम्हारा एसपी ऑफिस उधरी है। हर समय में वो पावरास में नदी में सबरी नदी का पानी घुसता है, उसके कारण ये पुल कैंसन एकदम महत्वपूर्ण जगह के लिए सेंशन किया गया था। पूरा ऑफिस छूट जाता था, उसमें जमीन है, रोड है कि वो जमीन नहीं है, आना जाना कलेक्टर ऑफिस बंद है क्या? इसमें कोई प्राइवेट आदमी के बोलने से ये रोड सेंशन किया, मतलब कैंसिल किया, इसको पुनः करोगे क्या? इसमें महत्वपूर्ण जिला से जुड़ा हुआ है, वह मतलब कलेक्ट्रेट है, तुम्हारा एसपी ऑफिस है, हॉस्पिटल है, वो पावरास में स्थित है, वो 20 में नाला है, वो महत्वपूर्ण अभी भी डूबा है, इसलिए उसको किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है मैं इस काम की परीक्षण करा लूंगा। चलिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा 95 काम में सबसे काम सुकमा जिला नक्सलेट पीड़ित क्षेत्र है, इसलिए पिछले सरकार ने इस रोड पुल पुलिया को कैंसिल किया था। जो स्लिप गादीरास राउतपारा आप देख लीजिए, पूरा प्लेन टूट गया है, एक स्लिप डल चुका है, उसको कैंसिल करने का क्या मतलब? चाहे गादीरास हो, जीरामपाल हो, चाहे तुम्हारा बोखला घाट हो, तुम्हारा कांजी पानी हो, एक एक स्लिप डल चुका है, उसको कैंसिल कर दिए, तो पुल बनेगा कि नहीं बनेगा? और उस क्षेत्र में विकास कैसा होगा? दूसरा, एक पुल का जानकारी अब नहीं दिए, डोंडरा, ये जो मंत्री जी बता रहा था ना, मोटू 32 करोड़ का पुल है, अभी तक बन रहा है, जब थोड़ा बहुत बना था, बाढ़ में पूरा ले गया, उड़ीसा में कट गया, इसको कब तक बनाओ? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय लखमा जी जब वहां से मंत्री थे और इतने वर्षों से विधायक हैं, एक भी पुलिया स्वीकृत की हो तो बताएं इनने, एक भी नहीं। लेकिन केदार जी, अभी तो मंत्री आप हैं, अभी तो मंत्री आप हैं ना, दारू विभाग के मंत्री थे। दारू कोई कमी थी क्या बस्तर में, ये बताइए? बिल्कुल कमी नहीं थी अध्यक्ष महोदय। दारू और डोंडरा में जो खोल के रखा था उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष जी, ये मजाक वाली बात नहीं है, डोंडरा से 32 करोड़ का आपके समय में सेंशन वाला पुल है,
पुल बन चुका है, एप्रोच बना था, आज एप्रोच टूट गया, ये कब तक बनेगा? क्योंकि आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, कोटा को जोड़ने वाला। बता दीजिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हम बस्तर के विकास के लिए एक रिपीट हो करिए तो हम थक सुन था गिरोल हम मोदी जी बने, विष्णुदेव साय बने, रोडो बने यहाँ के बाबा होगा इला हम नहीं जान रहे मोदी जी बने, विष्णुदेव साय बने, तेला रोड कब बनी? रोड बनावा था तोर क्षेत्र की जनता पूछते भैया। मोर क्षेत्र में 5 रोड स्वीकृति हो, बोला ठंडा सूखा पका दे, बिल चालू नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार बस्तर के विकास के लिए, तो रोक के रख दे हवा, बस्तर के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बस्तर के आम लोगों के जीवन में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और बस्तर के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ हम काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बता दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण बढ़िया दे रहे हो। अरे भाई प्रश्नकाल है, ये भाषण देने का समय नहीं है मंत्री जी। और उन्होंने पॉइंटेड प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि दूसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें उत्तर आना है। लेकिन आप ऐसे भाषण दे के चले जाएंगे। बोलिए, आप तारीफ करिए, विष्णुदेव साय की खूब तारीफ करिए, उसमें कोई हमको इनकार नहीं है। लेकिन सवाल ये है, वो जो टोंडरा की बात कहा है और एक गादी राज की बात उन्होंने कही है, वो अप्रोच रोड कट गया है, उसको कब तक के पूरा करेंगे? पॉइंटेड प्रश्न है। आप दुनिया भर के पूरा बस्तर की बात है, कोंटा की बात के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, बहुत विस्तार से एक एक बात का उत्तर दिया है। ये प्रश्न जो उन्होंने कहा है मोटू घाट के पुल का, वो निर्माण बन चुका है, मार्ग का काम प्रगतिरत है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। मोटू पुल बन जाएगा। आपका जो मेरा आखिरी एक बात है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, हम भी उसको तारीफ करते हैं, काम करने के लिए आपको जनता ने सौंपा है। लेकिन एक काम तो पहले से स्वीकृत है ना, 95 काम अभी प्रगति में नहीं है। ये 95 काम बस्तर का जो पुल से कटा हुआ है, नस्लट क्षेत्र है, उसी का लाभ नस्लट उठाते हैं। उसके कारण पिछले सरकार ने स्वीकृति दिया था। एक कैंसल, सिर्फ सुकमा का 5 काम को कैंसिल करने का कारण क्या है? बाकी जगह कारण स्वीकृत भी नहीं हुआ, टेंडर भी नहीं हुआ, कैंसिल नहीं, सिर्फ सुकमा का काम कैंसिल करने का कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट रूप से बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। बार बार कहा जा रहा था विभाग के द्वारा, लेकिन तब भी काम में प्रगति नहीं आ रही थी। हमारी प्रतिबद्धता है कि वो काम पूरे हों और इसलिए फिर से निविदा कर रहे हैं ताकि वो काम जल्दी पूर्ण हो। अनुज शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी, श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में मैंने पिछले सत्र में सवाल पूछा था, तो उस पर 108 खतरनाक उद्योगों की जानकारी विभाग ने मुझे दी थी। और इन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, आँखों में जलन, सांस की बीमारी और त्वचा की बीमारी, कैंसर जैसे गंभीर रोगों की शिकायतें काफ़ी बढ़ी हैं। इसके विषय में मैंने सवाल पूछा था कि इन मजदूरों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए क्या व्यवस्था रही है, तो उसका बहुत निराशाजनक जवाब आया है माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास। यहाँ पर मामला ये है माननीय अध्यक्ष जी कि विभागीय नियमों का डर और कसावट नहीं होने के कारण फैक्ट्री प्रबंधन निरंकुश होकर लगातार कामगारों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समय समय पर मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के संबंध में क्या प्रावधान है, क्या पॉलिसी है, और ये फॉर्म 21 क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करके बता देंगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कारखाना जो चलाते हैं उनके द्वारा साल में एक बार प्रशिक्षण स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, और ऐसे सिलतरा क्षेत्र के 6 खतरनाक श्रेणी के जो उद्योग हैं उन्होंने स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया है। उनका हम लोगों ने श्रम न्यायालय में वाद दायर किया है
और न्यायालय से जो फैसला आएगा, और पर्टिकुलर अगर माननीय सदस्य महोदय अगर कोई बताना चाहते हैं कि जिसमें शिविर नहीं लगा है तो उसमें निश्चित तौर पर हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये मुझे जवाब आया है मेरे सवाल के जवाब में कि 2022 से 2024 के मध्य सिलतरा फेज 1 में स्थापित किसी भी उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंधी कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं माननीय मंत्री जी अपनी बात को कि सिर्फ 6 उद्योगों ने नहीं लगाया है, और ये आपके सामने जवाब है माननीय अध्यक्ष जी, और इस जवाब में कहा गया एक भी शिविर नहीं लगाया गया है। तो मंत्री जी, ये मैं जानना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने वाले कौन हैं, जो आपके जवाब और इस जवाब में फर्क है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस पे क्या कार्रवाई करेंगे वो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी जांचें होती हैं उसको साइट पे अपलोड करना जरूरी है, और ये नियम है, ये नियम जारी किया गया है, इसके अंतर्गत अपलोड करना जरूरी है माननीय अध्यक्ष जी। और अपलोड करने की हालत ये है कि GR स्पंज लिमिटेड में 291 जांच होती है और केवल 31 जांचों को अपलोड किया जाता है। भगवती पावर में 241 जांचें होती है और सिर्फ 23 वर्करों की रिपोर्ट अपलोड की जाती है। ड्रोलिया इंडस्ट्रीज में 312 और उसमें भी बहुत कम जांचों को अपलोड किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने सदन को गुमराह किया है, जिन्होंने मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पे क्या कड़ी कार्रवाई करे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया कि 6 कारखाना में जांच शिविर नहीं लगा है, और सिलतरा क्षेत्र में अपने 32 कारखाना स्थापित हैं, जिसमें 25 खतरनाक श्रेणी के हैं, और 6 में ही मात्र स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है। और विभाग के द्वारा शिविर नहीं लगाया जाता है, परंतु उद्योग के द्वारा शिविर लगाया जाता है। अगर माननीय जी कह रहे हैं कि कोई उद्योग जांच नहीं कराया है तो हमको बता देंगे, उनका कड़ाई से साथ में हम लोग पालन कराएंगे, और जो नहीं करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। 108 का ये जवाब मेरे हाथ पे है, और अभी 32 इंडस्ट्रीज का नाम लिया गया है, और जांच कराने वालों की भी संख्या में बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मामला। मैं जानना चाहता हूं कि सदन को गुमराह करने वाले, मेरे पास जवाब रखा हुआ है आज के सवाल के उत्तर में एक भी कैंप आयोजित नहीं किया गया है, ऐसा लिखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इस गुमराह कर रहे हैं, जो गलत जवाब दे रहे हैं सदन में, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हर बार आपका हर जवाब हर बार अलग अलग आ रहा है माननीय मंत्री जी। देखिए, कोई भी गुमराह वाला जवाब नहीं आ रहा है, न कोई गलत माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास 108 लोगों की लिस्ट है, ये रहा, और ये मेरे हाथ में, और ये भी सदन से ही मुझे प्राप्त हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में जांच कर लें, सील लगा हुआ बराबर ओरिजिनल प्रति है मेरे हाथ में, और बार बार संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे या नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जो सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये अधिकारी में काकरो अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सिलतरा के बारे में जानकारी मांगा है, और अभी वो 108 उद्योग के बात कर रहे हैं, और जो जानकारी मांगी गई है उसमें सिलतरा क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र के बारे में जानकारी मांगी गई है। अगर उनका पूरा प्रदेश का चाहिए तो मेरे को बता देंगे, उनको पूरा प्रदेश को उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें लिखा हुआ है सिलतरा फेज 1 एवं फेज 2 में स्थापित कारखानों की सूची, ऐसे विभाग ने मुझे दिया माननीय अध्यक्ष जी। यानी मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि सदन को जिन्होंने गुमराह किया है उन पे कार्रवाई करेंगे या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारे मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को? विधायक जी जिन बातों की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी जांच करा लें। जब वो उनको लगता है कि वो अधूरा है तो आप दिखवा लें। ये साक्ष्य मेरे पास है माननीय अध्यक्ष जी। बिल्कुल, अगर आप बता रहे हैं तो मुझे दे दीजिएगा, आप दे दें, जांच करा लें। जी अध्यक्ष जी, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। पुन्नूलाल मोहले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मंत्री ने, लोक निर्माण मंत्री ने ये जवाब दी है कि प्रधानमंत्री रोड, लोक निर्माण रोड और मुख्यमंत्री रोड, 3 रोड की मैंने जानकारी मांगी 2021 से 24 तक। तो बताने का कष्ट करें कि इन्हीं सन में
कितने रोड पास हुए, कितने स्वीकृत हुए, आपने रायपुर से जानकारी के अनुसार प्रेषित ये लिखे हैं। तो ये मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कितने रोड बजट में प्रावधान है, कितने रोड की प्रशासकीय स्वीकृति हुई या कितने रोड की नहीं दी गई, ये सिर्फ जानना चाहता हूँ। आज सारे प्रश्न जिले वालों का आ रहा है, क्या मंत्री के साथ बैठ के आप समाधान नहीं करते क्या? पूरे जिले वाले सारे लोग जो लगातार प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने तीनों सड़क योजनाओं के बारे में जानकारी पूछी है। लोक निर्माण विभाग के बारे में, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में और मुख्यमंत्री सड़क योजना के बारे में। ग्रामीण विकास विभाग से प्रधानमंत्री सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना की भी जानकारी मैं माननीय सदस्य के लिए लेकर आया हूं और उन्होंने जो जानकारी चाही है बहुत विस्तार से जानकारी उन्हें दी है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक कुल नवीन सड़क कार्य 23 स्वीकृत किए गए। बजट के काम 6 हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना के 17 कार्य, जिसके बजट के प्रावधान राशि 3 करोड़ 50 लाख रुपए है, जिसमें से 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 5 कार्य अपूर्ण है, एक काम की जिसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है, उसके हिसाब से पेच रिपेयरिंग सड़कों की संख्या 59 है और 11 सड़कों का नवीनीकरण का कार्य इस प्रकार से 70 कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराए गए हैं और इसके लिए कुल मिलाकर 7 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। जहां तक मरम्मत सड़कों का विषय है, ये सतत कार्य है और आवश्यकता अनुसार लगातार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुंगेली में 105 सड़क मार्ग हैं, जो मुंगेली विकास खंड के अंतर्गत 90 और पथरिया विकास खंड के अंतर्गत 15 मार्ग हैं। 13 प्रस्तावित कार्य हैं। 2023-24 में 5 और 24-25 में 8, कुल मिलाकर 13 कार्य जो है वो प्रस्तावित हैं। इन 13 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति अभी नहीं हुई है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण करने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 2021-22 से जून 2024 तक पेच नवीनीकरण के 31 कार्य स्वीकृत हुए। इसकी कुल राशि 26 करोड़ 49 लाख 5 हजार रुपये है। विकासखंड मुंगेली के अंतर्गत 4 सड़क हैं नवीनीकरण, जिनके 2024 तक पूर्ण करा लिए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मुंगेली में कुल 66 मार्ग हैं। मुंगेली विकास खंड के अंतर्गत 57 और पथरिया के अंतर्गत 9 सड़क हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 21-22 से जून 2024 तक नवीन कार्य कोई स्वीकृत नहीं हुए हैं। पेच रिपेयरिंग नवीनीकरण के 6 काम थे, जिसकी लागत 3 करोड़ 85 लाख 81 हजार रुपये है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मुंगेली विधानसभा में 75 मार्ग हैं। मुंगेली विकास खंड के 66 और पथरिया विकास खंड के 9 मार्ग आते हैं। चलिए मोरे जी, और कोई शंका है? जानना चाहता हूं, ये तो प्रश्न का जवाब सिर्फ बजट में जो प्रावधानित मार्ग हैं उनमें लगभग 14 मार्ग मेरे पास आपका रिपोर्ट भी आया, मतलब जानकारी मिली है। वो आप स्वीकृति करेंगे कि नहीं, प्रशासकीय स्वीकृति देंगे कि नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि समय बताना मतलब समय सीमा बताना संभव नहीं है। संभव है क्या? समय सीमा बताना संभव है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कामों को बजट में शामिल किया गया है उन कामों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, जानता हूँ अग्रिम कार्रवाई करना या समय सीमा बता दे। इसी बजट में प्रावधान किया जाता है, वो कितने वर्ष में उसकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है, मैं जानना चाहता हूँ।
बजट में शामिल काम, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जो शामिल काम है वो 2 साल की उसकी अवधि रहती है। 2 साल के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति के बाद 3 साल तक वो काम कराए जा सकते हैं। अजय जी पूछ लो। एक मिनट, आप ही का प्रश्न कर रहे हो? मेरा प्रश्न का जवाब नहीं आया। अच्छा चलिए 1 मिनट, जब बोले जी पूछने दे। कार्य स्वीकृत है, 3 साल से स्वीकृति दी जाती, 3 साल समय सीमा है, वो तो 4 साल हो गए। ऐसे कामों का प्रशासनिक स्वीकृति नहीं देने का कारण क्या देंगे क्या? प्रशासकीय स्वीकृति देते समय बहुत सारी बातों का परीक्षण करना होता है। परीक्षण के उपरांत ही आगे की कार्यवाही होती है। जो 13 काम बजट में शामिल है उनका परीक्षण कर रहे हैं और आदरणीय मोहले जी वरिष्ठ सदस्य है, उनको थोड़ा जल्दी करा ले मोहले जी काम। जी वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वरिष्ठ सदस्य हैं और बरेली जिले से हैं, मेरे अभिभावक के जैसे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 5 साल लोक लेखा समिति में चेयरमैन था। 1 सेकंड बोला, पूछा 2 साल में यदि प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलती है तो फिर से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती, फिर बजट में लाइए, फिर करिए। देश में मापदंड माना जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि एक दिन में इतने किलोमीटर सड़क बन रही है, एक दिन में 20 किलोमीटर हम सड़क बना रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के माननीय मंत्रीगण ये बताएंगे क्या कि जो बजटेड है उसमें आपकी प्रक्रिया क्या है कि कितने दिन के अंदर परीक्षण होता है, कितने दिन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति होती है और कितने दिन के अंदर उसको कार्य आदेश जारी कर दिया जाता है और कितने दिन में आप सड़क बना तैयार कर देते हैं? इसकी कोई प्रक्रिया सुनिश्चित है कि नहीं है कि मर्जी पर है? ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने रोड स्वीकृत हैं, बन चुके हैं, रोड के जीर्णोद्धार के लिए या नवीनीकरण के लिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कितने, एक तो 5 वर्ष का होता है, एक 10 वर्ष का होता है, तो ऐसे 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए, ऐसे रोड को मरम्मत अभी तक नहीं किया है, क्या उसको मरम्मत कराएंगे या समय सीमा निर्धारित किए हैं कि नहीं, बता दें। प्रक्रिया बता दीजिए थोड़ा सा, अजय जी का प्रक्रिया बता दीजिए। बजट में शामिल होने के बाद डीपीआर बनता है, बाकी जमीन की उपलब्धता, ये सारी बातों का परीक्षण होता है। परीक्षण के उपरांत फिर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही होती है। माननीय मंत्री जी, माननीय मोहले जी ने जो प्रश्न किया है, मैं प्रक्रिया जानता हूं। मैंने ये कहा पीडब्ल्यूडी में किसी भी प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण है या मर्जी है? एक लाइन की बात है, क्योंकि यह उदाहरण है कि बजट में आने के बाद लेफ्ट हुए हैं कि प्रक्रिया, जितनी आप प्रक्रिया बताते हैं वो समय सीमा पर है कि मर्जी पर है अधिकारी की या विभाग की? ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ हुडको में बहुत जल भराव की समस्या हो रही है। पिछले बार बजट में शामिल हुआ वो, और वो काम का टेंडर होने के बाद भी उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग परेशान है, इस पे भी मैं माननीय अध्यक्ष जी एक संग बता दी छोटे से। माननीय मंत्री जी, भैया निर्भर है किसी की, माननीय मंत्री जी बजट में आने के किसी की, आदरणीय अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रक्रिया बता दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष जी, बोरी का नाला है जो आज चाकू पर मिली है, चंदरपुर में 5 करोड़ के। माननीय अध्यक्ष जी, अजय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे यहाँ बोरी नाला है, उसके लिए एक साथ बोलेंगे, किसी का नहीं आएगा। एक मिनट आप बैठ जाइए। उसका गलत देख के थे जिया कैसे हद गलत बता, वो तुम्हारा देख के जिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत गंभीर समस्या है, उत्तर तो आने दो, फिर हमारे यहाँ अभी बारिश हो रहा है, जो बोरी नाला है, अध्यक्ष महोदय जी मैं संज्ञान में लाना मंत्री जी, एक प्रदेश में 300 रोड प्रशासनिक स्वीकृति हो गए, जेमा चंदरपुर के 2 के टेंडर खुल गए, ठेकेदार मनबल भी कर दे, ओकर बावजूद काम नहीं कर रहा था। निवेदन है, जो प्रशासनिक स्वीकृति हो गए, टेंडर भी हो गए, तिला तक से हम कर दो। मोर आपसे निवेदन है। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार की सारी प्रक्रिया उन्हें मालूम है। बिल्कुल ठीक। और सरकार और सरकारी विभाग, सरकारी काम
किसी के मर्जी से नहीं चलती है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से कार्रवाइयां होती हैं। टेंडर खुल गए, प्रशासनिक स्वीकृति हो गए। मैंने समयावधि पूछी कि मर्जी पर है समयावधि। चलिए अजय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अजय जी हो गया, समयावधि का पालन नहीं होता इसलिए। चलिए बता दीजिए, हो गया मोले जी। अब पलट के प्रश्न में आ रहे हो आप। मैं 1 मिनट आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो रोड 5 साल और 10 साल से बन चुके हैं, ऐसे रोड का जो मरम्मत के हैं, वो आपके पास प्रस्ताव है, आपके मर्जी जब नहीं चलती और नियम कानून है, तो नियम कानून में 5 और 10 साल के रोड निर्माणाधीन करते ही है, नवीनीकरण करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं। इसमें करेंगे क्या, मेरा सीधा प्रश्न है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय जो अजय जी ने मूल प्रश्न उठाया था आपके प्रश्न के बाद, तो बजट में जो भी कार्य सम्मिलित होता है और उसके बाद पूर्ण होने और समस्त प्रक्रियाओं में लगने वाली अवधि, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी सभी विधायकों को सत्र के बाद आपको पूरी जानकारी फीड कर देंगे। एक बार बैठ के पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कर, धन्यवाद ठीक माननीय है, अध्यक्ष महोदय। पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, सब संतुष्ट हो जाएंगे, सब हाथ उठा रहे हैं। माननीय हो गया ना, एक लाइन में आ गया। अब टाइम माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेश जी आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इधर बैठेंगे ना। उसको प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको अभी के अभी देवभोग का विराट नाला है, पिछले 20 साल से लंबे पड़ा है। माननीय और अध्यक्ष जिसके महोदय, प्रयास की स्वीकृति 4 करोड़ 85 लाख हो चुका, उसके बावजूद भी टेंडर नहीं हो रहा। विधानसभा में जो कार्य स्वीकृत हो चुके थे, टेंडर लग चुके हैं, इस विधानसभा में, इस सरकार में ऐसी कौन सा नई नीति लागू की गई है कि फिर से वित्त विभाग से अनुमति की आदेश हुआ है? आपका उसको फिर से वित्त विभाग में ले जाने के पीछे दोबारा अरे प्रश्न करने उठ गए हैं, हो गया आपकी बात आ गई आपकी पुराने प्रश्न में स्वीकृत होने के बाद फिर से वापस वित्त विभाग में हमको भेजना पड़ रहा है। बात आ गई, समाप्त हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम कंडीशन मेरे विधानसभा का है। देवभोग का विराट नाला का प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद भी टेंडर हो गया, आगे बढ़ गए। इसी तरह महबूब नगर के पास हो गया। अब बैठिए, बैठ जाइए अब प्लीज। देखिए, चलिए थोड़ा बढ़े आगे। जी के जो प्रश्न है वो तो बहुत ही गंभीर, पूरा सर्वव्यापी है, इनकी और बैठक के लिए आसंदी से निर्देश हो चुका है, बस वो आगे कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रश्न है। तो ये वो विज्ञापन में जो लगा हुआ है 18 लाख आवास, उससे बाहर है कि उसी में से है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत वाजिब प्रश्न माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उनका प्रश्न है। प्रश्न तो जो पूछा है उसका विस्तार से उत्तर, बहुत विस्तार से उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ये पूछा है जो विज्ञापनों में जो लगा है 18 लाख आवास, उसके भीतर ही है ये शहरी आवास कि उसके बाहर है? हाँ या नाम उत्तर दे दीजिए, उसमें बहुत विस्तार से देने की जरूरत नहीं है। ये है या नहीं है, बस इतना ही। देखिए, उसके अलग है, वो 18 लाख से अलग है शहरी आवास का, जो विज्ञापनों में लगा 18 लाख आवास, ये उससे अलग है कि उसके भीतर है? उसके भीतर ही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जैसे सभी को पता है कि पूर्व में ये योजना दिसंबर 2024 तक के लिए अवधि थी, और अभी 10 जून को जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, पिछले अध्यक्ष महोदय, मैं इतना इस से नहीं चाह रहा था, मैं तो पूछा कि 18 लाख के आवास के अंतर्गत है कि बाहर है, उसका उत्तर आ गया है। बता दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्योंकि छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है, गरीब लोगों का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न, बहुत विस्तार से देने की जरूरत नहीं है, छोटे आंकड़े हैं। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक के शहरी क्षेत्रों में कितने DPR
बन के भारत सरकार को भेजा गया? आंकड़े बता दीजिए, और उसकी कितनी स्वीकृति आई है? भारत सरकार के पास पूर्ववर्ती सरकार के 19,906 आवासों की स्वीकृति के लिए लंबित है और अब नई दिशा निर्देश की प्रतीक्षा हो रही है। जो 3 करोड़ आवास नए स्वीकृत हुए हैं उसके अनुरूप वो स्वीकृति मिले। छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है आदरणीय, मैं तो छत्तीसगढ़ के मैं छत्तीसगढ़ मैं 3 करोड़ के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। नहीं मुंबई के लिए 19,906 आवासों का डीपीआर भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से जाकर मिलकर इसे स्वीकृति के लिए हमने आग्रह किया है। उच्च स्तर पर भी लगातार इसके प्रयास हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसके अनुरूप होगा। जहां तक पिछले 6 महीनों में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि जारी की है उसकी जानकारी भी आपने चाहिए है। मैं वो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे अतिरिक्त उत्तर नहीं चाहिए। मैंने तो इतना पूछा है कि आपने डीपीआर भेजा, 19,000 के आंकड़े आपने बता दिए, यहाँ से भेजा गया, लेकिन वहाँ से स्वीकृति कितनी आई? आपने कहा कि पिछले सरकार ने भेजा था, 8 महीने आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, आप उसमें भारत सरकार ने कितनी स्वीकृति की? नंबर हाँ, कितना किया है, नहीं किया, बस इतना उत्तर चाहिए मुझे। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा। वो उत्तर स्पष्ट रूप से दिया है कि दिसंबर 2024 तक की योजना थी। अभी जनवरी 2024 के बाद नए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, नए प्रधानमंत्री आवास शहरी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। पर इस भी बस इतना ही चाहता हूं, नहीं हुई। मतलब 8 महीने में, 7 महीने में आपने एक भी शहरी आवास स्वीकृत नहीं किया। मेरा दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि कितने हमारे कच्चे मकान हैं शहरों में, उसके डीपीआर बनाएंगे क्या, उसके लिए क्या योजना है? दूसरी बात उसमें कि उसको पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, पट्टा अभी भी लंबित है। तो क्या जो कच्चे मकान हैं उसके डीपीआर बना के भारत सरकार से अनुमति के लिए भेजेंगे, या अनुमति उसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, योजना में है या नहीं? केवल इतना आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय बताया कि 19,906 आवास के डीपीआर भारत सरकार के पास लंबित है और उसके एक मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत होंगे, और उस मापदंड के अनुरूप इस 19,906 मकानों के बाद और निश्चित रूप से मापदंड में आएगा तो और भेजेंगे। मैं जो जानकारी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नहीं आया, मैं तो आपसे पॉइंटेड पूछ रहा हूं। उप मुख्यमंत्री जी समय और भी प्रश्न आएंगे, और इसलिए केवल इतना कर रहा हूं, कच्चे जो मकान हैं क्या उसको पट्टा देंगे, क्या उसकी डीपीआर बनेगी या नहीं बनेगी, या बनाने की योजना है तो कब तक बनाएंगे? मैंने जैसे कहा कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, उस मापदंड के अनुरूप निश्चित रूप से लोगों को पट्टा की कार्यवाही अन्य विभाग से होती है और डीपीआर बनाएंगे, मापदंड में आएगा तो जितने अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है। मतलब आपको ये पता नहीं है कि कच्चे मकान के आपको डीपीआर बनाना है नहीं बनाना, क्योंकि आपने कहा भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, आपने वेग में उत्तर दे दिया। अब आपसे यही चाहूंगा कि कच्चे मकान का आप पट्टा देना आपके हाथ में है, और उसका डीपीआर बनेगा नहीं बनेगा वो भारत सरकार की गाइडलाइन में। सवाल ये उठता है कि जो पट्टे बने रखे हुए हैं, चाहे वो एसडीएम कार्यालय में हो, चाहे तहसीलदार कार्यालय में हो, चाहे सीएमओ के कार्यालय में हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर के पास, उसको वितरित करेंगे कि नहीं करेंगे, और उन लोगों को डीपीआर बनेगा नहीं बनाने का आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? बस इतना करो। जहां तक पट्टे की बात है, ये सरकार, जहां तक पट्टे की बात है, सरकार इस पर विचार कर रही है, परीक्षण कर रही है, परीक्षण कर उस पर निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री आवास में जो भूमि स्वामी होता है वही प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही होता है। तो इसके अनुरूप उस पर सरकार विचाराधीन है, सरकार के पास, सरकार विचार कर रही है, परीक्षण कर रही है। आपकी नीति अभी अस्पष्ट है। मैं एक और प्रश्न छोटा सा अध्यक्ष महोदय
आपने संरक्षण दिया है। क्योंकि ये आवास योजना है 2015 के डीपीआर से बना है, आज हो गया 2024, 9 साल हो गया अध्यक्ष महोदय। महंगाई भी दुगुना हो गया है, कास्ट भी दुगुना हो गया है, चाहे सीमेंट हो, छड़ हो, गिट्टी हो, मजदूरी हो, सबकी कीमत बढ़ गई है। तो मैं आपसे आग्रह करना जानना चाहता हूं, क्या इसको फिर से पुनः परीक्षण कराएंगे? क्या 2015 के बाद 2024 आ गया है तो इसको पुनः परीक्षण करा के नए राशि, क्योंकि उतने राशि में बन नहीं रहा है, और फिर क्या कोई छोटा बना देता है, कोई बड़ा बना देता है, तो शिकायतें आती है कि छोटा बना दे। तो क्या इसमें चेंजेस करेंगे क्या? माननीय वरिष्ठ सदस्य का सुझाव है, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। बहुत एक अंतिम प्रश्न, बहुत हो गए, 5 प्रश्न हो गए। गरीबों का मामला है, चलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक है कि मैं तो इसीलिए तो उसको बोल रहा हूं भैया पॉइंटेड दो करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे जिनको आवास योजना का लाभ मिला है उसके पहले से खाते हैं, उसमें लोन लिया हुआ है, बैंक से पैसा, सरकार पैसा भेजती है बैंक में, उसमें समायोजित हो जाता है, और उसके बाद वो बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, या आधार लिंक नहीं मिलने के कारण से वो चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी शिकायतें आई है क्या? यदि आई है तो इसमें निराकरण की क्या व्यवस्था है आपके पास? जहां तक आपने प्रश्न किया है, जरूर इस पर मैं संज्ञान में लेकर इस पर विचार करूंगा। आपकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है मेरी। गोमती साहब जी चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हो गया ये प्रश्न, 20 मिनट हो। गोमती साहब एक प्रश्न ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से है। मेरा प्रश्न है, स्वीकृत उद्योग संचालन नियम शर्तों से पालन नहीं होता है, उस दोषियों को क्या कार्रवाई है जो 2 जशपुर जिला में है? कृपा करके इतना मैं जानना चाहती हूं कि उन दोषियों को कितने दिन में आप कार्रवाई करेंगे, ये मेरे को बता दीजिए। शीघ्र कार्रवाई करेंगे महोदय, जानकारी दे देंगे। चलिए, और कोई प्रश्न? अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट है आपके पास। जी। अवैध भूखंडों के क्रय विक्रय के 126 प्रकरण दर्ज है माननीय अरुण साय जी। ये कब किसके द्वारा दर्ज द्वारा है, कब की गई, उनके प्रमोटरों का आप नाम बताइए। और 126 प्रकरण में सिर्फ 61 स्थलों पर तहसील द्वारा बेदखली की कार्रवाई की गई, बाकी 65 स्थलों का क्या हुआ? छोटा उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार प्रश्न पर गौर करेंगे। प्रश्न ख जिसका पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या उक्त नगर पालिका निगम, जो प्रश्न है वो नगर पालिका जामुल और नगर निगम भिलाई का है। ख प्रश्न केवल नगर निगम से संबंधित है, इसलिए माननीय सदस्य को नगर निगम के आंकड़े दिए गए हैं। जामुल के भी जामुल के 65। माननीय अध्यक्ष जी, समय कम है, जो परिशिष्ट है उसमें नगर पालिका निगम भिलाई और एक मिनट माननीय अध्यक्ष, अरे मोला पूछन दे, एक मिनट, प्रश्न तो हो रहा है। और उसके बाद जामुल दोनों का परिशिष्ट में लगा है, आप परिशिष्ट देख लीजिए। तो नहीं, मैंने ये जो परिशिष्ट में मैंने उसी का पूछा। दोनों जी कल बैठे थे, आप उतना करत नहीं। रुक तो भैया, मुझे पूछन तो दे अभी। तो आप ये बता दीजिए कि अवैध रूप से जो 126 प्रकरण दर्ज है उसमें आ जाए। 126 आपने इसमें दिया है, उसके प्रमोटर्स कौन कौन है, और 61 स्थानों पर सिर्फ तहसीलदार ने बेदखली की कार्रवाई की है, बाकी 65 स्थल में क्या हुआ, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल समाप्त।